हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांगजी विंग को पैसिनेट किस कर रहा था, तभी वांगजी का फ़ोन बजने लगता है। वांगजी अपने फ़ोन को इग्नोर करके विंग को फिर से किस करने लगता है। फ़ोन बजने की वजह से विंग इरिटेट होते हुए कहता है, वांगजी आप अपना फ़ोन उठाइए, हो सकता है किसी को अर्जेंटली कॉल हो। वांगजी विंग के बात मानकर फ़ोन उठा लेता है। वांगजी अपने फ़ोन उठाने के बाद गुस्से में कहता है, इतनी रात को तुम हमें परेशान क्यों कर रहे हो। तभी उधर से कोई कुछ कहता है तो वांगजी से जिस बात को सुनकर वांगजी की मुठ्ठियाँ कस जाती है। वांगजी फ़ोन को रखने के बाद अपने बेड से उठ जाता है और टी शर्ट पहनते हुए विंग से कहता है, विंग मुझे कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए मुझे बाहर जाना होगा। विंग को ये सब अच्छा तो नहीं लग रहा था। विंग कहता है, आप इतनी रात को बाहर क्यों जा रहे हैं? आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? तभी डोर पे नॉक की आवाज़ आती है। वांगजी जाकर डोर को ओपन करता है तो सामने लैंसिचन खड़े थे, जिसकी आंखें इस समय रेड हो चुकी थी। विंग तुरंत अपने आप ब्लैंकेट कर लेता है। लैंसिचन वांगजी से कुछ कहते हैं और वांगजी नोट करता है और विंग के पास वापस आता है और माथे पे किस करके कहता है, विंग चाहे कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत आना, चाहे जैसा भी सिचुएशन हो तुम मुझे इस बारे में इन्फॉर्म ज़रूर करोगे ना। विंग सिचुएशन चाहे जो भी हो तुम मुझे बिना बताए कहीं भी नहीं जाओगे। जब तक मैं न कहूँ तब तक तुम बाहर नहीं जाओगे। ये कहकर वांगजी लैंसिचन के साथ बाहर चला जाता है। वहीं विंग वांगजी के जाने के बाद वो थोड़ा परेशान हो गया। उसने सोचा था कि आज वो वांगजी के साथ थोड़ा टाइम बिताएगा, पर वांगजी है वो तो चला गया। बेचारा अपने मन में सोचता है कि वो कितना मेहनत से रेडी हुआ था, पर वांगजी तो चला गया। तभी विंग के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। विंग अपना फ़ोन देखता है तो एक वीडियो थी। उस वीडियो को देखकर विंग के हाथ से फ़ोन छूट गई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। किसी ने जेंग चेंग का किडनैप किया था। तभी विंग अपने कांपते हाथों से उस फ़ोन को उठाता है, जिसमें कुछ मैसेज थे और एड्रेस भी थे। तभी विंग के फ़ोन पर एक कॉल आता है। उस कॉल को देखकर विंग के हाथ कांपने लगते हैं। विंग अपने कांपते हाथों से फ़ोन उठाता है तो उधर से कोई कुछ कहता है। कुछ देर तक विंग वैसे ही बैठा रहता है। उसके अंदर सुनने और समझने की क्षमता खत्म हो गई। विंग फिर भी हिम्मत करके वहाँ से उठता है। विंग वहाँ से उठकर अपने कमर के पास जाता है और बेडशीट निकालता है। वो दिन 2-3 बेडशीट लेता है और एक दूसरे से बांधने लगता है। विंग उस बेडशीट को बेड से बांध देता है और विंडो के नीचे गिरा देता है, क्योंकि विंग 3rd फ्लोर पर था। विंग हिम्मत करके कहता है, विंग डरो मत, तुम तुम कर सकते हो। ये बोलकर विंग नीचे उतरने लगता है। विंग उस रस्सी के सहारे नीचे उतरता है। विंग नीचे उतरने के बाद एक गहरी सांस लेता है, पर तभी उसे याद आता है उसने तो अपना फ़ोन अपने रूम में ही छोड़ दिया। विंग अपने मन में सोचता है, रस्सी के सहारे उतरना तो आसान था, रस्सी के सहारे चढ़ना उसे कुछ समझ नहीं आया। विंग वहाँ से छुपते छुपाते पीछे के रास्ते से निकल जाता है। विंग सबकी नज़रों से बचते बचाते बाहर निकल चुका था। विंग पीछे के रास्ते से बाहर आता है तो देखता है वहाँ एक कार खड़ी थी। विंग अपने मन में कहता है, सॉरी वांगजी, मुझे ये करना पड़ा। मैं ये सब करना नहीं चाहता था, पर मेरी भी मजबूरी है, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। वांगजी, मैं तुम्हें बिना बताए यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, तुम मुझे गलत मत समझना, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये बोलकर विंग एक गहरी सांस लेकर कार में बैठ जाता है। वो कार वहाँ से विंग के बैठने के बाद वो कार वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वांगजी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ सामने खड़ा था। उन्हें कुछ आहट महसूस होती है। वांगजी के गार्ड के माइंड में कुछ हिट करती है, पर वो कुछ
ज़्यादा नहीं सोचते, वो वांग जी के बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं। दूसरी तरफ मेंशन में चारों तरफ गार्ड फैले हुए थे, बस पीछे के रास्ते गार्ड नहीं थे। किसी जाने की आहट सुनकर गार्ड को कुछ महसूस हुआ। वो गार्ड अपने आसपास देखते हैं पर वहाँ कोई नहीं दिखता है, पर गार्ड फिर भी उस बात को इग्नोर नहीं कर सकते थे। उन गार्ड्स में से एक गार्ड के माइंड में कुछ हिट करता है और वो वांग जी को कॉल करता है। वांग जी, जो कि लैन सिचेन और सोयांग और उनके आसपास गार्ड थे। लैन सिचेन अपने गार्ड से कुछ बात कर रहे थे, वांग जी वहीं खड़ा था। जब वो अपना कॉल देखता है तो किसी गार्ड की थी। वांग जी तुरंत कॉल उठा लेता है, तो उधर से वांग जी का गार्ड कहता है, बॉस, हमें ऐसा लगा कि कोई मेंशन से बाहर निकला है। ये सुनकर वांग जी गुस्सा होते हुए कहता है, तुम सब कहाँ थे? क्या तुम सब मर गए थे? तभी वो गार्ड कहता है, सर आप बॉस, आपने उस एरिया में जाने से हमें मना किया था, इसलिए हम वहाँ जाकर नहीं देख पाए, लेकिन हमें ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेंशन से बाहर निकला है। बस हमने देखा तो कोई बाहर जा रहा था, पर हमने देखने की बहुत कोशिश की, पर हम देख नहीं पाए। मुझे लगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। वांगजी गार्ड की बात सुनकर वो लैन सिचन की तरफ देखता है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वांगजी अपने फ़ोन को तुरंत काट देता है और दूसरी तरफ अपने फ़ोन का सीसीटीवी ऑन करता है। वांगजी अपने मोबाइल फ़ोन में सीसीटीवी कैमरा ऑन करता है तो अपने रूम का सीन देखकर वो ज़ोर से चिल्लाता है। वांगजी अपने हाथ को कार पर मारने लगता है। वांगजी के हाथ से ब्लड निकलने लगते हैं, फिर भी वो अपने हाथ को कार पे मारे जा रहा था। उस रूम में विंग कहीं नहीं था और रूम लॉक था। खिड़की से बेडशीट लटकी हुई थी। वांगजी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम मेंशन से बाहर मत आना, चाहे जो हो जाए, पर तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मानी। तुम्हें मेरी बात सीधी से समझ में नहीं आती है। तभी लैन सेशन, जो कि गुस्से में थे, वो कहते हैं, वांग जी, किसी ने सोच समझ कर हमारे साथ माइंड गेम खेला है। उन्हें पहले से पता है, इसलिए उन्होंने हमारे साथ ऐसा गेम खेला। उन लोगों ने काफ़ी सोच समझ के प्लान किया है। पहले चेंग चेंग को किडनैप किया, फिर चेंग चेंग की वीडियो दिखाकर विंग को अपने पास बुलाया। तभी वांग जी लैन सिचेन से कहता है, मैंने जो बोला था आपने किया है? लैन सिचेन कहते हैं, मैंने वो कर दिया है। वांग जी, मैंने हर तरह अपने आदमियों को फैला दिया है। हमारे गार्ड्स हर जगह इस वक्त फैले हुए हैं। मैंने उनसे ये भी कहा है कि वो सारे सड़क की सीसीटीवी कैमरा फुटेज हमारे पास भेजें। बहुत जल्द हमें उन दोनों की पता लग जाएगी। वो लोग कहाँ लेकर गए हैं, जल्द ही हमें पता चल जाएगा। वांग जी किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है, किसी को अपने आगे झुकने के लिए मजबूर कर देता है। वांग जी के पास चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो, चाहे कितना भी पावर क्यों ना हो, पर आज उसके हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है, विंग एक सुनसान एरिया में पहुंचता है। विंग इस समय काफ़ी डरा हुआ था। तभी जो कार जो चल रहा था उसके फ़ोन पे कॉल आता है, तो वो ड्राइवर विंग को देखता है। तभी उधर से एक सख्त हंसते हुए कहता है, मुझे अपना कॉल उसे दो। वो ड्राइवर वो अपना फ़ोन विंग को दे देता है। तभी उधर से वो पर्सन विंग से कहता है, इतनी बड़ी लापरवाही, तुम लैन वांगजी के हस्बैंड हो, पर तुम्हारा दिमाग तो घुटनों में है। विंग चिल्लाते हुए कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो। तो वो इंसान गुस्से में कहता है, मैं जैसा बोल रहा हूँ तुम वैसा करो। तुमने इस बारे में किसी को भी बताने की कोशिश की ना, तो तुम अपने भाई को नहीं देख पाओगे। विंग कहता है डरते हुए, नहीं, मेरे भाई को कुछ मत करना, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। देखो, मैंने किसी को नहीं बताया है, मैं चुपचाप से तुम्हारा बात मान रहा हूँ ना, तो तुम मेरे भाई को कुछ मत करना। तो वो पर्सन कहता है, गुड, तुम बस वैसे करो जैसे मैं बोल रहा हूँ। ये बोलकर वो सख्त अपना फ़ोन रख देता है। तो विंग उस फ़ोन को ड्राइवर के हाथ में दे देता है। वो ड्राइवर अपना कार ड्राइव करने लगता है।
दूसरी तरफ वांगजी और लैन सिचेन एक जगह आकर खड़े थे। वांगजी बार बार अपने फ़ोन की तरफ देख रहा था, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। तभी वहाँ सॉन्ग लैन और वेन्निंग आते हैं। लैन सिचेन जो काफ़ी देर से विंग के फ़ोन पे कॉल कर रहे थे, पर विंग का फ़ोन तो उसके रूम में था। जैसे ही लैन सिचेन को पता चला तो उन्होंने सॉन्ग लैन को वहाँ भेज दिया। सॉन्ग लैन फ़ोन लेकर आता है और वांगजी को दे देता है। वांगजी जब विंग का फ़ोन खोलता है तो देखता है सामने एक वीडियो थी। वांगजी उस वीडियो को प्ले करता है। उस वीडियो को देखकर लैन सिचेन के खून खौल रहा था। तभी सुयंग वांगजी को अननोन नंबर दिखाते हुए कहता है, ये रहा वो नंबर जिसे विंग के पास कॉल आया था। वांगजी अपने फ़ोन को लेकर एक गार्ड के पास देता है और कहता है, पता करो इस नंबर के बारे में, ये कहाँ से आया है, इसकी लोकेशन कहाँ है। दूसरी तरफ विंग एक मेंशन के अंदर जाता है तो हॉल में देखता है वहाँ पर कोई नहीं था। विंग आवाज़ लगाता है, जेंग चेंग, जेंग चेंग, पर वहाँ कोई आवाज़ नहीं आता। तभी सीढ़ियों से एक आदमी उतरते हुए नीचे आता है। विंग अपने सामने देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। वो सामने वाला पर्सन देखने से ही खतरनाक लग रहा था। वो पर्सन विंग को ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। मैंने तुम्हारे जैसा ओमेगा आज तक नहीं देखा। वो पर्सन विंग के पास आकर चारों तरफ घूमने लगता है। विंग थोड़ा गुस्से में कहता है, तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ अकेला आया हूँ, मेरा भाई कहाँ है। तभी वो पर्सन विंग के चारों ओर घूमते हुए कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है, पहले जिस काम के लिए बुलाया है पहले वो तो कर लो। वो पर्सन विंग के ऊपर गंदी नज़र डालने लगता है। विंग को उस पर्सन से थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि विंग एक ओमेगा था। विंग हकलाते हुए कहता है, क्या कहना चाहते हो। तभी वो पर्सन अपनी गार्ड की तरफ इशारा करता है। तभी 3 से 4 गार्ड्स वहाँ आते हैं। उनके हाथ में एक बड़ी सी मशीन थी जिसे वो लाकर उस पर्सन के सामने रख देते हैं। तो वो पर्सन विंग से कहता है, तुम्हें बस इतना करना है कि तुम इस मशीन के पास बैठो, हम तुम्हें अच्छे से देखना चाहते हैं। तभी विंग थोड़ा गुस्से में कहता है, ये क्या बेहुदा मजाक है और मैं क्यों करूँ ऐसा। तभी वो पर्सन गुस्से में विंग का बाल पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुम्हें तुम्हारा भाई चाहिए तो तुम सिर्फ वही करो जो मैं कह रहा हूँ, तेरे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। विंग के उसके ऐसे बाल पकड़ने से विंग के आंखों में आंसू आ जाती है। वो जाकर मशीन के बीच में बैठ जाता है। तभी वो मशीन विंग के बैठने से वो मशीन विंग के पूरी बॉडी को स्कैन करने लगता है। तभी वो पर्सन अपने गार्ड की तरफ कुछ इशारा करता है तो 2 गार्ड्स टैबलेट लेकर आते हैं। वो मशीन विंग के पूरी फिंगर को स्कैन कर रही थी। विंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। तभी वो पर्सन किसी को फ़ोन करके कहता है, काम हो गया। तो उधर से आवाज़ आती है, उन दोनों को छोड़ दो। तभी वो पर्सन राक्षस की तरह हंसते हुए कहता है, मैंने तुम्हारा काम कर दिया पर मेरा काम अभी बाकी है। मुझे ये ओमेगा एक बार में ही पसंद आ गया है, तो मैं इतनी ब्यूटीफुल ओमेगा के साथ थोड़ा इंजॉय ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या। उस पर्सन के बात सुनकर विंग थोड़ा डर जाता है। विंग इधर उधर देखता है तो वहाँ एक लोहे की चीज़ रखी हुई थी। विंग उसे उठाता है और उस पर्सन के ऊपर जैसे ही वार करने वाला था वैसे ही वो पर्सन विंग का हाथ पकड़ लेता है। वो पर्सन विंग को एक थप्पड़ मारता है जिससे विंग एक तरफ झुक जाता है। तभी ऊपर से जेंग चेंग की एक चीख निकल जाती है। जेंग चेंग वहाँ से भागकर विंग के पास आता है तो वो पर्सन इन दोनों को साथ देखकर ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, ओह, तुम दोनों वाकई में खूबसूरत हो। जेंग चेंग और विंग की दोनों की हालत इस वक्त ख़राब थी क्योंकि वहाँ काफ़ी सारा गार्ड थे और वो आदमी देखने में इतना भयानक दिख रहा था।
जिसे देखकर कोई भी डर सकता हो। विंग अपने आप को थोड़ा समझाते हुए कहता है, विंग, अगर तुम इनके सामने कमज़ोर पड़ोगे तो ये तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे। तुम कुछ भी करो पर इनसे डरना नहीं है। तुम्हारा भाई है ना तुम्हारे साथ। हम दोनों मिलके कर सकते हैं। हम इनसे लड़ सकते हैं। तो वो पर्सन विंग के पास फिर से आता है और विंग को एक और ज़ोरदार थप्पड़ मारता है। थप्पड़ मारने की वजह से विंग नीचे गिर जाता है। विंग की ज़िंदगी में ये थप्पड़ दूसरा था, क्योंकि पहला वांगजी ने उसे मारा था। आज ये पर्सन मार रहा है। जेन चैंग के हाथ बंधे हुए थे, फिर भी वो उस पर्सन से लड़ने की कोशिश करता है। फिर से वो फ़ोन को देखते हुए वो पर्सन कहता है, मैंने तुम्हारा डील कंप्लीट कर दिया है। तभी उधर से वो सख्त कहता है, हमारे बीच ये डील हुई थी कि हमारे काम हो जाने के बाद तुम उन दोनों को जाने दोगे, लेकिन तुम ऐसा कर नहीं सकते। तुम अपने बातों से पीछे नहीं हट सकते। उन दोनों को जाने दो। वो पर्सन फिर से हंसते हुए कहता है, मैं उन दोनों को छोड़ दूंगा, पर मेरे काम हो जाने के बाद मैं उन दोनों के साथ पहले इंजॉय करूंगा, उसके बाद उन्हें यहाँ से जाने दूंगा। ये सुनकर फ़ोन के दूसरे साइड का इंसान अपने फ़ोन को उठाकर दीवार पर फेंक देता है, जिससे वो फ़ोन टूट जाता है और कहता है, ये सब मैंने क्या कर दिया। इन दोनों को छूने का हक सिर्फ मेरा है। इसने तो मेरा सारे प्लान ही चौपट कर दिए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इन सब में फंस जाऊं। नहीं, मेरा राज अभी किसी के सामने नहीं आ सकता। मैं इस सब के बीच में नहीं आऊँगा, नहीं तो मैं फंस जाऊँगा। अभी मुझे इन सब पे ध्यान नहीं देना है। दूसरी तरफ वो पर्सन हंसते हुए अपने फ़ोन को रख देता है और विंग की तरफ आता है। वो पर्सन विंग का हाथ पकड़ के खींचने लगता है। वो विंग को खींचते हुए कहता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल ओमेगा हो। मैं तुम्हारे साथ इंजॉय नहीं करूँगा तो मैंने अपने लाइफ में किया ही क्या है। ओह, मैंने तुम्हारे जैसे ब्यूटीफुल अभी तक नहीं देखा। जब तुम्हें देखा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे साथ इंजॉय करूं, उसके बाद तुम्हारे उस 2 टके भाई के साथ करूँगा। वाह, आज तो मेरी लॉटरी ही लग गई है। इतनी ब्यूटीफुल दो दो ओमेगा मेरे पास है। तो विंग गुस्से में कहता है, मैंने कहा छोड़ो मुझे। तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। अगर मेरे डैड को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी वो पर्सन विंग के बालों को जोर से पकड़ते हुए कहता है, तुझे लैन वांगजी के नाक के नीचे से उसी के मेंशन से बाहर लाया हूँ और तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे डैड से डर जाऊँगा। तभी विंग खुद को छुड़ाते हुए कहता है, वो इंसान जिसके बारे में तू अभी तक जानता भी नहीं है, अगर तू उसके बारे में जानेगा तो यहीं खड़े होकर तेरी जान निकल जाएगी। तुम गलत इंसान पे हाथ डाल रहे हो। तुम आग से खेल रहे हो। तभी वो पर्सन हंसते हुए कहता है, अच्छा, तुम समझाएगा मुझे। जिसकी राज यहाँ चलती है, मैं यहाँ का मालिक हूँ और मेरी हुकूमत यहाँ चलती है। तो वो कौड़ी का इंसान बिजनेस वर्ल्ड में क्या चला गया। वो अपने पीछे 3-4 गार्ड क्या रख लिए। वो मुझे मारेगा। तभी विंग गुस्से में कहता है, शेर हमेशा शेर होता है और जंगल में चाहे जो भी राजा हो, पर राजा सिर्फ और सिर्फ शेर ही होता है। विंग की बात सुनकर उस पर्सन को बहुत गुस्सा आता है। वो विंग को अपने पास खींच लेता है और वो विंग को इधर उधर टच करने लगता है। विंग अपने आप को उससे बचाने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर वो आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो पर्सन एक अल्फ़ा था, विंग ओमेगा था। विंग उस पर्सन के आगे कुछ भी नहीं था। वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो इस वक्त कितना बेबस है। वो पर्सन विंग को टी शर्ट को फाड़ देता है। ये सब देखकर विंग की आंखें डर से फट जाती है। वो डरने लगता है। ये सब देखकर जैन चंग उन गार्ड्स के हाथों छूटने लगता है। वो खुद को छुड़ाने लगता है। वो पर्सन विंग के टी शर्ट को चारों तरफ से फाड़ देता है। ये सब देखकर विंग खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। विंग खुद को बचा नहीं पा रहा था। वो नीचे देखते हुए कहता है, विंग, तुम इतना कमज़ोर हो, तुम एकदम बेबस हो। आज तुम
इन अल्फाज से नहीं बचा पा रहे हो। मैं मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ? मैं इतना बेबस क्यों हूँ? मैं क्यों खुद को किसी से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता? चैंग चैंग इधर छटपटा रहा था। वो विंग को बचाना चाहता था पर खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था क्योंकि उसे 3-4 गार्ड्स ने पकड़े हुए थे। वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। उसके आंखों में आंसू थे। वो बस छुड़ाते हुए देख रहा था। कैसा भाई है वो जो अपने छोटे भाई को नहीं बचा पा रहा है। जब विंग छोटा था तो वो जेंग चेंग हमेशा कहा करता था, विंग तुम बड़े हो जाओगे ना तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा सबसे, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ इसलिए मैं तुम्हें हमेशा सबसे प्रोटेक्ट करूँगा। ये सोचते हुए जेंग चेंग के आंखों में आंसू आ गया और वो मन में कहता, सॉरी विंग, सॉरी, मैं तुम्हें नहीं बचा पा रहा हूँ। मैं आज तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने मैंने बचपन में तुम्हें वादा किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा पर मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम सॉरी मेरे भाई। विंग रोते हुए अपने कपड़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। बाकी के गार्ड्स जेंग चेंग को गंदी नज़र से देख रहे थे। फिर भी जेंग चेंग को इस सब पर ध्यान नहीं था। उसकी ध्यान सिर्फ और सिर्फ विंग पे था। वो चाहता था कि किसी भी तरह विंग को बचा ले। वो पर्सन अपने गार्ड्स की तरफ देखता है और कहता है, पहले मैं इंजॉय करूँगा, उसके बाद तुम सब भी इंजॉय कर लेना, क्योंकि तुम सब ने भी काफ़ी मेहनत किया है। पहले मैं इन दोनों को टेस्ट करूँगा, उसके बाद तुम सब टेस्ट करना। उस पर्सन की बात सुनकर वहाँ जितने भी गार्ड्स थे उनके आँख में चमक आ गई। इधर विंग उस पर्सन से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था पर वो पर्सन विंग की एक नहीं सुनता। दूसरी तरफ जेंग चेंग खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तो वो गार्ड्स कहते हैं, तुम चिंता मत करो, उसके बाद तुम्हारी बारी है। विंग अपनी पूरी फोर्स लगाकर उस पर्सन को दूर ढकेल देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वो पर्सन विंग का पैर पकड़ के खींच लेता है और विंग को बहुत मारता है। विंग डर से काँप रहा था। अब विंग के आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वो पर्सन विंग का टी शर्ट पूरी तरह से फाड़ देता है। विंग अपर से नेकेड था और वो पर्सन विंग के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। वो उससे बाइट करने लगता है। वो पर्सन विंग के पैंट को ज़बरदस्ती रिमूव करने की कोशिश करने लगता है पर विंग ऐसा करने नहीं देता। अब उसे वांगजी की याद आ रही थी जब उसने कहा था कि वो उसे बिना बताए कहीं नहीं जाएगा। अब विंग को अपने किए पर पछतावा हो रही थी कि उसने वांगजी को क्यों नहीं बताया। विंग रोते हुए सिर्फ यही सोच रहा था, अगर उसके साथ कुछ भी गलत हुआ तो वो अपने आप को जान से मार देगा, वो अपनी जान ले लेगा। तभी वो पर्सन विंग के नेक पर बाइट करने लगता है। विंग दर्द से चिल्लाने लगता है, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। तभी विंग के आंखों के सामने एक भयानक फ्लैशबैक आने लगता है। उसे धुंधला सा कुछ याद आने लगता है जिसमें एक छोटा सा बच्चा था जो लगभग 12 साल का था। कुछ लड़के उसे गंदी नज़रों से देख रहे थे, इधर उधर टच कर रहे थे। वो लड़का चिल्लाया जा रहा था और कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, छोड़ दो मुझे, ये मुझे बहुत गंदा लग रहा है, छोड़ दो मुझे। वो बच्चा उन लड़कों के सामने चिल्ला रहा था पर उसमें से उस बच्चे की बात कोई नहीं सुनता है। वो लड़के बस उस बच्चे के कपड़े को फाड़ रहे थे और अपने गंदे हाथों से उसे टच करने लगते हैं और वो लड़के अपने कपड़े उतारने लगते हैं। विंग को जैसे जैसे उसका अतीत सामने आ रहा था वैसे वैसे वो चिल्ला रहा था। विंग की फ्लैशबैक उसे याद आ जाती है और वो चिल्लाया जा रहा था, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। लेकिन वो पर्सन की कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो पर्सन कहता है, बेबी कुछ देर और, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। विंग की हालत ख़राब हो चुकी थी। अब उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो खुद को उस पर्सन से बचाए। जेंग चेंग को विंग की हालत देखी नहीं जा रही थी। जेंग चेंग को अब समझ आ चुका था कि विंग को अब
अपने अतीत में है। वो पर्सन विंग को इधर उधर किस कर रहा था। तभी डोर पे धड़ाम से आवाज़ आती है तो चेंग चेंग देखता है तो वो गेट टूट चुका था। डोर से आवाज़ सुनकर वो पर्सन डोर की तरफ देखने लगता है। उस आवाज़ को सुनकर विंग भी अपने होश आवाज़ में आने लगता है। इस समय विंग की हालत ख़राब थी। विंग के नेक पर जगह जगह निशान थे, जिस निशान से खून भी निकल रहे थे। तभी डोर पे खड़े होकर कुछ लोगों की ऐसा नज़ारा देखकर गुस्से से आंखें लाल हो जाती हैं। कुछ लोगों की आंखों में नमी आ जाती है। वांग जी और लैन सिचेन इस वक्त देखने में बहुत डेंजर दिख रहे थे। उनकी आंखों में इस वक्त खून की अंगारे थे, जैसे वो इसी समय सब कुछ खत्म कर देंगे। तभी विंग की नज़र वांग जी से मिलती है। विंग अपने आप को ढीला छोड़ देता है और वो अपने ऊपर से उस पर्सन को दूर ढकेल देता है। विंग अपने खाली आंखों से वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग को जैसे ही इस हाल में देखता है तो उसकी बॉडी की नस कस जाती है। उसकी नज़र विंग से होते हुए जेंगचंग पड़ जाती है, जो कि 3-4 गुंडे पकड़े हुए थे। चिल्लाने की वजह से जेंगचंग के पूरे चेहरा रेड पड़ चुकी थी। लैन सिचेन जैसे ही जेंगचंग को देखते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वांग जी अपने पॉकेट से गन निकालकर सारे गार्ड्स को मार देता है। तभी वो पर्सन विंग से दूर होते हुए कहता है, बेबी तुम यहीं रुको, पहले मैं इनसे निपटता हूँ, उसके बाद फिर हम इंजॉय करेंगे। वांग जी मारते हुए विंग को देख रहा था, जो विंग के फेस पर काफ़ी सारे थप्पड़ों के निशान थे और उसके नेक पर जगह जगह कटी हुई थी जहाँ से ब्लड आ रहे थे। विंग एक जिंदा लाश की तरह लेटा हुआ था। वांग जी धीरे धीरे अपने कदमों को विंग की तरफ बढ़ाने लगता है। वो विंग के पास जाता है। जैसे ही वो विंग को छूने वाला होता है तभी वो पर्सन अपना गन निकाल कर वांग जी के ऊपर पॉइंट कर देता है। तभी गन शॉट की आवाज़ आती है। सभी उस तरफ देखते हैं तो वांग जी वैसे ही विंग को देख रहा था। उसके हाथों में गन थी जो सारे गार्ड्स को मार चुका था। वांग जी ने उस पर्सन को शूट कर दिया था। वो पर्सन फर्श पर गिर चुका था। वो पर्सन वांग जी को देखने लगता है। वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए उस पर्सन के गन छीन कर उसी गन से उसे ही शूट कर दिया था। वो सब इतना जल्दी हुआ। वांग जी लगातार उस आदमी को गन से मारे जा रहा था। तभी वो पर्सन कहता है, कौन हो तुम सब यहाँ कैसे आए? वो पर्सन इधर उधर देखता है तो उसके सारे गार्ड्स मारे जा चुके थे। वहीं लैन सिचेन चेंग चेंग को जाकर पकड़ लेते हैं। लैन सिचेन चेंग चेंग को कैरी कर लेते हैं क्योंकि चेंग चेंग डर से कांप रहा था। तभी वांग जी विंग से कहता है, मेरे तरफ देखो। विंग नहीं देखता है। वांग जी अपने कोट को उतार कर विंग के ऊपर ढक देता है और कहता है, मेरे तरफ देखो, मैंने कहा ना, मेरे तरफ देखो। विंग के आंखों में आंसू थे। विंग वांग जी की तरफ नहीं देख रहा था। तभी वांग जी जोर से चिल्लाता है, विंग मेरे तरफ देखो। वांग जी की इतनी भयानक आवाज़ सुनकर तभी वांग जी अपने रेड आई से देखते हुए कहता है, अपनी नज़रों को नीचे मत करना। ये बोलकर वांग जी वहाँ से उठता है। वहीं पे पड़े एक लोहे का रोड उठाता है। वांग जी उस पर्सन को मारने लगता है। ये देखकर विंग अपने आंखों को बंद कर लेता है। तभी वांग जी चिल्लाते हुए कहता है, वी वुजियान अपनी आइज ओपन करो। विंग अपने डर के वजह से अपनी आंखों को खोल लेता है। वांग जी उस पर्सन को बहुत मारता है, जगह जगह से मारता है। वांग जी उसके हाथों में गन शूट कर देता है। तभी लैन सिचेन वांग जी की तरफ एक खंजर फेंकते हैं। वांग जी उस खंजर को उठाता है और उसी से उस पर्सन के हाथों में मारने लगता है। वो पर्सन दर्द से चिल्लाए जा रहा था। तभी वो पर्सन दर्द से चिल्लाते हुए कहता है, कौन हो तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम एक बिजनेसमैन हो और एक बिजनेसमैन इतना कुछ तो नहीं कर सकता। वांग जी के इतना डेंजर रूप देखकर उसे इतना तो समझ आ गया था कि ये कोई बिजनेसमैन नहीं है। तभी वांग जी उसके बालों को खींचते हुए कहता है, मैं माफिया वर्ल्ड का किंग हूँ। ये बोलकर वांग जी उस पर्सन के नेक के ऊपर खंजर को घोंपने लगता है। वो पर्सन दर्द से चिल्ला रहा था। ये सब देखकर चेंग चेंग बेहोश हो चुका था।
इस वक्त वांग जी एकदम से साइको लग रहा था। वांग जी कहता है, तुमने इन्हीं हाथों से उसे टच किया था ना? तो वो पर्सन चिल्लाता है, छोड़ दो मुझे। तो वांग जी कहता है, जब वो तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहा था उसे छोड़ने के लिए